हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज हम लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं आपके लिए और बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आप लोगों को पता होगा कि गॉस की प्रमेय से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और जिसमें से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहा है वो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाला एक डेरिवेशन आता है जिसमें आता है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक, तो आज हम सीखने वाले हैं अनंत लंबाई के एक तार लेंगे जो एक समान रूप से धनावेशित होगा। ठीक है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक अनंत लंबाई का तार ले लिया जो एक समान रूप से धनावेशित है, जो एक समान रूप से कैसा है, धनावेशित है। ठीक है, माना एक अनंत लंबाई का तार धनावेशित जिस पर उपस्थित आवेश रेखीय घनत्व लैम्डा है। इससे अब देखो यहां क्या करें, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इससे थोड़ी दूरी पर, मान लेते थोड़ी दूरी वो कितनी भी ले लो आप, r ले लेते हैं। ठीक है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो गॉस की प्रमेय का यहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम स्मॉल l लंबाई, कितनी लंबाई की है ये, स्मॉल l लंबाई, यहां से यहां तक कितनी लंबाई है, स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या की एक बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। एक बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। ठीक, कोई तार है उसके ओरे पास एक बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह खींचिए, उसकी लंबाई कितनी, स्मॉल l है और कितनी त्रिज्या की, स्मॉल r त्रिज्या की है। ठीक है, तो यहां पर जब प्लस q आवेश इस पे एक समान रूप से वितरित बिखरा हुआ है तो इससे वैद्युत बलरेखाएं निकलती हैं और जो वैद्युत बलरेखाएं निकल रही है तो वो किसी एरिया से गुजर रही है। तो एरिया से गुजरता है वैद्युत क्षेत्र तो उसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, जिसका फार्मूला आपको मैंने पहले भी बता रखा है, phi E इक्वल टू AE cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहां पे समतल पृष्ठ पर एक छोटा सा एक सूक्ष्म एरिया लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं जिसको हम यहां पर दिखाते हैं। इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, इसकी डायरेक्शन ऊपर ऐसे है समतल पृष्ठ, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। इसको नाम देते हैं DA, अल्पांश लिया है। अब वैद्युत बलरेखाओं की दिशा किधर होगी, आगे किधर को जाती होगी, तो उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा E इधर होगी। अब यहां पर बताइए कि थीटा बराबर कितना बनना है, 90 डिग्री। जरा थीटा बराबर आप 90 डिग्री यहां रखोगे और cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 कितना होता है, 0 होता है और cos 90 0 इन सबको 0 कर देगा, यानी कि इसके समतल पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसके समतल पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा क्योंकि चित्रानुसार थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो बात समझ में। अच्छा, नीचे वाले पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक एरिया ले लिया अपने ने जिसको नाम दिया हमने DA, एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया है। ठीक है, और वैद्युत बलरेखा यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और यहाँ पर भी थीटा बराबर कितना बनना है, 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। तो इस नीचे वाले समतल पृष्ठ से भी कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे नीचे जब डेरिवेशन कर दोगे, अतः इसके समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अतः इसके समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अतः चित्रानुसार थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा माना मैं परिभाषा भी आपको बताता हुए चल रहा हूं, साथ के साथ आप लिखते रहिए, बाकी अभी स्क्रीन पे आपको थ्योरी दिख जाएगी। ठीक, मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूं आप लिख लो वो समझिए। माना बिंदु P, ये बिंदु P है, माना बिंदु P के परिता बोले तो ओरे पास एक अल्पांश क्षेत्रफल DA लिया गया है। अब इस DA यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, डायरेक्शन इधर होगी और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा किधर होगी, इधर को ही होगी। दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा बराबर यहाँ पर कितना बनना है, 0 डिग्री और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इस बिंदु P के परिता जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा, फिर पूरी गोलीय गॉस की सतह से निकालना पड़ेगा और वहां हमें बताना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या होती है। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं। अच्छा, परिभाषा जो आप इसकी लिखोगे, आपको स्क्रीन पे दिखती होगी, परिभाषा कैसे लिखोगे कि माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से धनावेशित तार जिस स्मॉल आर दूरी, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप कैसे भी लिख सकते हो कि माना अनंत लंबाई का एक तार एक समान रूप से धनावेशित है, इसकी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश लैम्ब्डा रेखीय घनत्व है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम स्मॉल एल लंबाई स्मॉल आर त्रिज्या की एक बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह खींचते हैं। अतः इसके समतल पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया है, या उतना ना लिखो तो आप इतना कह सकते हो कि इसके समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अतः चित्रानुसार थीटा बराबर 90 डिग्री। माना बिंदु P के परितः एक अल्पांश क्षेत्रफल dA लिया गया है, इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है कितना होता है। यहाँ पर d एरिया थोड़ा सा है तो थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई, कितना होगा d फाई। फार्मूला a की cos थीटा a एरिया होता है। अब इस बार एरिया कितना है da है, तो यहाँ आ जाएगा da इनटू e, कितना आ जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पर आ गया d फाई e da e, cos थीटा कितना रखोगे 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, cos 0 चलो लिख देता हूं, cos 0 और cos 0 होता है 1, तो यहां आ जाएगा d फाई e da इनटू e, यहां पे जो आया निकल के cos 0 1 होता है, और इस छोटे से एरिया से बिंदु P के परितः जो लिया है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका आ चुका है ये। अब यहाँ पर हमें पूरी गोलीय गॉस की सतह, जो बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह खींचिए, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बताइए, एक छोटा सा एरिया लिया, अभी मैं यहाँ पर छोटा सा एरिया एक और बना दूं, उसका dA होगा फिर, और यानी कि ये गोल बेलनाकार जो गोलीय गॉस की सतह है ये कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है। तो इस पूरे अल्पांशों का हम योग कर देते हैं, मतलब इसके योग कर देंगे यहाँ पे, उससे कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आती होगी, छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी है। तो आप लिख सकते हो बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, अतः संपूर्ण बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। समझ में आती होगी बात। हम बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह कई अल्पांशों से मिलकर बनी है, अतः संपूर्ण गोलीय गॉस की सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां मैं लिख देता हूं, एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं, अतः संपूर्ण बेलनाकार गोलीय गॉस की सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए सबका जब योग करोगे तो उसके लिए आता है समाकलन। अगर हम इसका समाकलन करोगे तो आ जाएगा फाई ई, यानी कुल हो जाएगा फाई ई। ठीक है, यहां पर आ जाएगा समाकलन dA इनटू कितना E। अब यहां पे आप इसको देखो फाई ई को बाहर ले आओ, हमें समाकलन किसका करना है, dA का, एरिया, जितने भी एरिया छोटे छोटे अल्पांश उनका। अब यहाँ पे आप लोग बताओगे समाकलन dA जब सबका योग करोगे, सबका बेलनाकार का योग करोगे, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, यानी पृष्ठ है ना इसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा सबका योग करके। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, h हाइट होती है वहां पर, लेकिन यहाँ पर हाइट जो लंबाई हमने निकली, लंबाई कितनी मिली, स्मॉल l, तो 2 पाई RL आ जाएगा। कितना आएगा, 2 पाई RL आ जाएगा। जहां dA है वहां पुट कर दोगे 2 पाई RL, तो यहां आ जाएगा फाई E इक्वल टू E इनटू इसकी जगह कितना आएगा, 2 पाई RL। ठीक, अब यहां से लिखोगे गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय सभी को याद होगी, गॉस की प्रमेय से, क्योंकि अनुप्रयोग किसके पढ़ रहे हैं हम, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैं यहां लिख देता हूं, जो गॉस की परिमेय होती है फाई ई, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की परिमेय होती है। तो जहां फाई ई है वहां q × 1/ε0 आ जाएगा। इधर मैं लिख देता हूं, जगह कम है तो यहां पुट करेंगे फाई ई की जगह q × 1/ε0, q × 1/ε0 इक्वल टू कितना चल रहा है e × 2πrl। क्लियर? q × 1/ε0, ठीक, ये मैंने फाई के स्थान पे रख दिया और जो आगे चला था e × 2πr वो लिख दिया है। हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E का मान ज्ञात करना है। तो E को वहीं लिख लो, बाकी सब अपॉन में भेज दोगे तो यहाँ आ जाएगा E इक्वल टू, E रोक लिया है, अपॉन में 2πrl आएगा सबके। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो 1/ε0। तो ε0 से पहले मैं 2π लिख लेता हूँ, 2π और साथ में ε0 नहीं आती होगी, समझ में बताता हूँ, यानी कि 2πr। एक बार मैं पूरे सब कुछ लिख देता हूँ इसके अपॉन में। E इक्वल टू 1, यानी कि Q लिखा है, 1/ε0 लिखा है, तो इसके अपॉन में ही तो आएगा सब, ये 2πrl, ठीक है। E को रोक लिया, इसके अपॉन में 2πrl, इसके अपॉन में आ जाएगा 2πrl अपॉन में आ गया, ε0 नीचे था, Q ऊपर है वहीं पर है, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे बनेगा 1/2π पहले लिखता हूं मैं और ε0 के साथ लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं इनटू Q ऊपर है, Q लिख लिया और RL लिख लिया, RL। क्लियर? अच्छा, ठीक। अब यहां पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो? मर्जी करो। आपको पता है 1/4π ε0 का मान आपको पता है 9 × 10 की पावर 9, तो इसलिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। आपकी मर्जी नहीं करोगे तो वहां पर जब वैल्यू रखोगे तो वहां से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर यहां हो जाएगा e 1/2 2 जा 4π ε0 into 2q/rl। अब यहां पर हम लिखने वाले हैं, उधर दिखता होगा नहीं पता नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि जो q है उपस्थित आवेश वो लैम्डा l है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर q/l, तो q बराबर हो जाएगा लैम्डा l। तो जहां q है वहां हम रख देंगे, जहां q है वहां पुट कर दोगे कितना, लैम्डा l। तो 1/4π ε0 into 2 लैम्डा l अपॉन कितना हो जाएगा, RL। L से L काट दोगे यहाँ तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4π ε0, ठीक है। 2 लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन कितना, R। यही तुम्हारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तार के निकट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस पेपर उठा के, वो हर चैप्टर के बाय चैप्टर आपको कराते रहेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, सिलेबस आप पढ़ते होगे, आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते होगे, स्कूल में जाते होगे आप, तो आपका तैयार होगा। बस आपको क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए और बार बार रिवीजन इंपॉर्टेंट की करते रहिए। आपका सिलेबस खत्म होने वाला होगा, स्कूलों में कोचिंगों में थोड़ा बहुत बचा होगा, आपको क्या चाहिए, रिवीजन। अगर आप मोबाइल उठा के देख भी रहे हो, कोई वीडियो आ रहा है, तो आपके लिए वो वीडियो इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि आपका वो पढ़ा हुआ है। अगर इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना होगा तो आपके लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, पूरे सिलेबस के बाद फिर इंपॉर्टेंट लगाना होगा। इंपॉर्टेंट जब भी समझ में आएगा आपका पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दें। धन्यवाद, जय हिंद।